हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। और आज मैं लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 6 प्लांट वाटर रिलेशन वाले चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। हमने ऑलरेडी इसके 2 सेशंस देख लिए हैं। आज के टॉपिक में भी हम 2 से 3 छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे बताने वाली हूँ जो 2024-2025 में पीवाईक्यूज के फॉर्म में पूछे गए हैं। तो इसीलिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना और मैं जितना हो सके उतना वीडियो को छोटा रखने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज रिवीजन के लिए इन वीडियोस को फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि ऐसा बहुत सारा कंटेंट आपके लिए आने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। अब सबसे पहले तो जो वाटर पोटेंशियल का डेफिनेशन है, यही टॉपिक आपको 2025 इसी साल पूछा गया था फरवरी में। वाटर पोटेंशियल मतलब क्या होता है? एबिलिटी ऑफ द वाटर टू गेट मिक्स्ड विद सल्यूट, केमिकल एबिलिटी ऑफ द वाटर टू गेट मिक्स्ड विद सल्यूट, इसको बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल के हिसाब से चले तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है, उसमें भी आप लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी सिस्टम, तो एवरी कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम, हर एक कंपोनेंट के पास एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी होती है और वही एनर्जी वो सब्सटेंस यूज करता है काम करने के लिए, यानी एक्टिविटी दिखाने के लिए। जब हमारा वाटर मूव होता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, तो ये मूवमेंट भी तो एक टाइप की एनर्जी का ही यूज किया जा रहा है। तो ऑस्मैटिक मूवमेंट ऑफ वाटर इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस फ्री एनर्जी। हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स को भी मूव होने के लिए जो एनर्जी चाहिए, भले ही पैसिव तो पैसिव, भले ही अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, लेकिन जो एनर्जी वो यूज करता है दैट इज ऑल्सो फ्री एनर्जी है। ठीक है, इतना आपको डिटेल में नहीं लिखना है आंसर। फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल इन अ केमिकल सिस्टम इज नोन एज इट्स केमिकल पोटेंशियल। यानी हर एक मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी होती है उसको उसका केमिकल पोटेंशियल बोलते हैं। हर एक मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन कर सकता है। अब ये केमिकल पोटेंशियल जब हम वाटर से रिलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। सो दिस इज योर सिंपल डेफिनेशन ऑफ वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? साई लेटर से, त्रिशूल जैसा सिंबल होता है। वाटर पोटेंशियल का जो वाटर पोटेंशियल ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल बट अपोजिट इन साइन टू डीपीडी। ध्यान से देखो, ये लाइन मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये लाइन आपको सीईटी एग्जाम में पूछी जाती है। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म मतलब सेल का साइटोप्लाज्म, इट इज इक्वल बट अपोजिट इन साइन टू डीपीडी। यानी कि हमारे सेल को जितनी प्यास लगेगी सेल उतना पानी पिएगा, तो सेल की पानी पीने की क्षमता, इसको बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। द एबिलिटी ऑफ द सेल टू ड्रिंक वाटर, टू एब्जॉर्ब वाटर, दैट इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। लेकिन कैसा सीन है पता है? वाटर जितना ज्यादा प्योर रहेगा ना उसकी वैल्यू 0 रहेगी, और जैसे जैसे ये वाटर सेल के अंदर जाएगा तो देखो सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब हमारा पानी इस ऑर्गेनल्स के साथ मिक्स होने लगता है तो वाटर की प्यूरिटी कम होते जाती है और वाटर की साइन नेगेटिव होते जाती है। प्योर वाटर की वैल्यू 0 होती है, जैसे ही इस वाटर में सल्यूट मॉलिक्यूल्स ऐड होते जाएंगे उसकी वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? वाटर पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। और इसको मेजर करने के लिए यूनिट कौन सा हम यूज करते हैं? बार्स, पास्कल्स या फिर एटमॉस्फेयर। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज ऑलवेज 0। ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, प्योर वाटर हमेशा 0 होता है। आप जैसे जैसे इसमें सल्यूट ऐड करते जाओगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए हैं। डीपीडी को वाटर पोटेंशियल बोलते हैं, ओपी इज ऑस्मोटिक पोटेंशियल, टीपी इज प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, अब ये देखो ये वाली लाइन में क्या बोला गया है, ध्यान से देखो। वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम लेस नेगेटिव पोटेंशियल टू मोर नेगेटिव पोटेंशियल। लेस नेगेटिव मतलब क्या होता है? जहां पे कम सल्यूट प्रेजेंट है, यानी प्योर वाटर। तो पानी हमेशा कहां से कहां जाता है? फ्रॉम लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव। मतलब यहाँ पर सल्यूट नहीं है ना, देर इज लो सल्यूट या फिर नो सल्यूट, तो यहाँ की वैल्यू कैसी होगी? इट विल बी लेस नेगेटिव। और अब ये पानी इस तरफ जाने वाला है एंड दिस वैल्यू इज मोर नेगेटिव। तो पानी हमेशा लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव की तरफ मूव होता है, फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, इट डिसाइड्स मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। मतलब समझो अभी ये मेरा एक सेल है और ये मेरा दूसरा सेल है, तो इन दोनों सेल के बीच में पानी कहां से कहां जाने वाला है? दिस इज सेल ए, दिस इज सेल बी। अगर यहाँ पर पानी ज्यादा है तो ए से बी की तरफ जाएगा, और अगर यहाँ पानी ज्यादा है तो बी से ए की तरफ आएगा। और ये जो बीच का ब्रिज है, इस ब्रिज को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, यानी दो साइटोप्लाज्मा के बीच का ब्रिज, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। ये बहुत बेसिक्स आपने 11वीं में पढ़ा था।
अभी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कंटिन्यू 2 साल पूछा गया है। व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट वाटर अब्जॉर्प्शन? सो प्रेजेंस ऑफ कैपिलरी वाटर इज एसेंशियल, क्योंकि हमने पढ़ा था कि रूट सिर्फ कैपिलरी वाटर ही अब्जॉर्ब करता है। सो कैपिलरी वाटर का होना बहुत जरूरी है। वाटर अब्जॉर्प्शन होने के लिए सॉइल का टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए, यानी 20 to 30 डिग्री सेल्सियस में। अगर बहुत ज्यादा सल्यूट प्रेजेंट होंगे हमारे सॉइल में तो इसकी वजह से ज्यादा वाटर नहीं अब्सॉर्ब होगा, इट विल रिड्यूस द रेट ऑफ अब्सॉर्प्शन। अगर ऑक्सीजन की कमी है तो भी वाटर ठीक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होगा। प्योरली एरेटेड सॉइल यानी कि लो ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन लो होगा ना तो भी वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। एंड अगर बहुत ज्यादा ट्रांसपीरेशन हो रहा है, मतलब समझो कि लीफ में से बहुत ज्यादा पानी इवेपोरेट हो रहा है, तो इंक्रीज्ड ट्रांसपीरेशन के वजह से क्या होगा, आपके वाटर एब्जॉर्प्शन की स्पीड बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा ट्रांसपीरेशन होगा तो नीचे से पानी भी फटाफट फटाफट एब्जॉर्ब होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लाज्मोलिसिस। अभी अगर मैं इसको सिंपल मीनिंग में आपको समझाऊं तो प्लाज्मोलिसिस साइटोप्लाज्म जब आपका टूट जाता है या फिर साइटोप्लाज्म जब श्रिंक हो जाता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। जब आपके सेल में से पानी बाहर आ जाता है, एक्सोऑस्मोसिस यानी पानी बाहर आ गया। जब आपके सेल में से पानी बाहर आ जाएगा तो सेल एकदम ड्राई हो जाएगा, और सेल ड्राई होने की वजह से उसकी जो अंदर की साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। तो जब हमारे सेल में से पानी बाहर आ जाता है इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है, हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो पूरा श्रिंक हो जाता है और सेल वॉल से अंदर आ जाता है। ये सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म अंदर श्रिंक हो गया है, दूर चला गया, सेल वॉल से दूर चला गया, तो सेल चपटा हो गया है। सेल कैसा हो गया हमारा, इधर पे फ्लैसिड हो गया क्योंकि पूरा पानी बाहर आ गया। जब हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल की बात करते हैं तो ये मेरा सेल वॉल है और ये मेरा साइटोप्लाज्म है, इनके बीच का गैप देखो कितना बढ़ गया है। नॉर्मली इतना गैप नहीं रहता है, नॉर्मली ऐसा इतना आपका साइटोप्लाज्म चिपका रहता है आपके सेल वॉल से, नॉर्मली बहुत कम गैप रहता है सेल वॉल और साइटोप्लाज्म में, लेकिन यहाँ पे गैप बढ़ जाता है जब प्लाज्मोलिसिस होता है। ओके, इन अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल टीपी इज ऑलवेज 0। यहाँ पे टर्गर प्रेशर है ही नहीं क्योंकि ये सेल पूरा चपटा हो गया है, तो इसका टीपी 0 रहेगा और इसका डीपीडी बहुत हाई रहेगा, ठीक है। When such cell is placed in hypotonic solution, हाँ, अगर इस सेल को मैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालूं, मतलब जिसमें पानी ज्यादा है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब क्या होता है, मोर वाटर। तो अगर ऐसे सेल को मैं ज्यादा पानी में डालूं तो हमारा सेल क्या हो जाएगा, इधर टर्जिड हो जाएगा, पानी पी पी के इधर गया, हाँ, पानी पी पी के हमारा सेल फूक जाएगा, और फिर हमारा सेल जब फूक जाएगा तो उसका साइटोप्लाज्म फिर से पहले जैसा हो जाएगा, इसको बोलते हैं डीप्लाज्मोलिसिस। और आपका सेल जब फूक जाता है तो उसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर, और यहाँ पे फिर इसका डीपीडी 0 हो जाएगा, इधर पे डीपीडी हाई था, इधर पे डीपीडी 0 हो गया, दिस इज प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट टॉपिक जो पूछा गया है आपको, ये डायग्राम दिया था 2024 में और आपको लेबल करने के लिए बोला गया था। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, पाथ ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट दैट इज फ्रॉम एपिब्लेमा अप टू जाइलम। आपका पानी जाइलम तक कैसे जाएगा, 2 टाइप का पाथवे होता है, एक होता है अपोप्लास्ट पाथवे, एक होता है सिम्प्लास्ट पाथवे। मैं डायरेक्ट आपको कंक्लूजन बताती हूँ। ये देखो इधर पे, ये अपना अपोप्लास्ट पाथवे है, ओ मतलब आउटर रीजन, यहाँ से जो पाथवे फॉलो होने वाला है वो अपोप्लास्ट पाथवे है, और अंदर से जो पाथवे फॉलो होने वाला है वो सिम्प्लास्ट पाथवे है। अपो की स्पेलिंग में ओ आता है ना, ओ मतलब आउटर रीजन, और ये जो पानी है ये नॉन लिविंग पार्ट से जाने वाला है। सेल वॉल नॉन लिविंग टिश्यू होता है, ये सब नॉन लिविंग होता है। तो अपोप्लास्ट पाथवे यानी बाहर से पानी ट्रेवल करेगा, सिम्प्लास्ट पाथवे यानी पानी अंदर से ट्रेवल करेगा। तो पानी सबसे पहले रूट हेयर के पास आता है, फिर रूट हेयर से एपिडर्मिस के पास। ये देखो रूट का स्ट्रक्चर देखो, पानी सबसे पहले रूट हेयर के कांटेक्ट में आएगा, रूट हेयर के कांटेक्ट में, फिर एपिडर्मिस, फिर वो कॉर्टेक्स के कांटेक्ट में आएगा, फिर कॉर्टेक्स से ये पानी एंडोडर्मिस तक जाएगा, फिर एंडोडर्मिस के बाद यहाँ पर पेरीसाइकल होता है, फिर उसके बाद पानी आपके जाइलम तक पहुंचता है, ठीक है। तो पहले आता है एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, और दोनों के बीच का जो ब्रिज है उस ब्रिज को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। अब भी मैंने आपको जो इधर एक्सप्लेन किया था कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो पानी कैसे अंदर जाता है, एक सेल से दूसरे सेल में, फिर दूसरे सेल से तीसरे सेल में। अभी एंडोडर्मिस के पास ना एक स्पेशल स्ट्रिप होती है, उसको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप सुबेरिन शुगर से बनती है, बहुत ही ज्यादा थिक होती है, तो आपका पानी ब्लॉक हो जाता है, तो ये पानी को फिर इधर से अंदर जाना पड़ता है।
मतलब ये कैस्पेरियन स्ट्रिप तक सीधा सीधा जाता है, लेकिन कैस्पेरियन स्ट्रिप तक आने के बाद आपका अपोप्लास्ट पाथवे भी सिम्प्लास्ट पाथवे में कन्वर्ट हो जाता है और फिर पेरिसाइकिल के बाद आपका पानी जाइलम के पास जाता है। पानी कभी भी डायरेक्ट रूट हेयर से जाइलम के पास नहीं जाता। पानी को यहां से यहां तक आने के लिए 4 अलग अलग पड़ाव पार करके आने पड़ते हैं। अब पहले कैसा होता था, साइंटिस्ट लोगों को ये नहीं पता था कि कैस्पेरियन स्ट्रिप के बीच में सेकेंडरी रूट भी होती है। ये उनको थोड़ा बाद में पता चला और तब पता चला कि हमारा जो वाटर होता है हर बार उसको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। सेकेंडरी रूट्स के वजह से हमारा वाटर यहाँ से यहाँ डायरेक्ट भी जा सकता है। तो ये सेकेंडरी रूट्स वाला कॉन्सेप्ट उनको थोड़ा बाद में पता चला था। ये देखो, ऐसे सेकेंडरी रूट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं जो कैस्पेरियन स्ट्रिप से होते हुए, ये सेकेंडरी रूट्स सीधा कैस्पेरियन स्ट्रिप से होते हुए पानी को आगे लेके जाते हैं। तो पानी को अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इट अलाउज टू एंटर द वास्कुलर सिस्टम विदाउट मूविंग इनटू द सिम्प्लास्ट पाथवे। मतलब हमारा पानी सीधा इधर से भी जा सकता है क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी रूट्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज सिम्प्लास्ट पाथवे, व्हाट इज अपोप्लास्ट पाथवे। तो सिम्प्लास्ट पाथवे क्या होता है, जब आपका पानी सेल के अंदर से ट्रेवल करता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, दैट इज सिम्प्लास्ट पाथवे। प्लाज्मोडेस्माटा को हम ट्रांस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, दो मेम्ब्रेन के बीच से जा रहा है। और अपोप्लास्ट पाथवे आप कैसे डिफाइन करोगे, when some amount of water passes across the root through the cell wall and non-living tissue, तो उसको बोलते हैं अपोप्लास्ट पाथवे। ये पाथवे एंडोडर्मिस तक होता है, फिर एंडोडर्मिस के बाद कैस्पेरियन स्ट्रिप आ जाती है ना, तो पानी ब्लॉक हो जाता है, फिर पानी को अंदर से जाना पड़ता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, डेफिनेशन पूछेंगे या डायग्राम लेबल करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो जो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बोले वो हम देख लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे तो नहीं है, ये देखो ये वाला वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज नेगेटिव, क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? नहीं, हमने अभी पढ़ा ना कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हमेशा 0 होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट है, आई मीन रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आंसर ये आएगा। गिव एन एग्जाम्पल, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये हमने पढ़ लिया है, ये भी हमने पढ़ लिया है। ये देखो, यहाँ पर आपको लेबल करने के लिए बोला है। अभी यहाँ पर पानी कैसे जा रहा है, पानी साइड साइड से जा रहा है ना, सेल के बीच में से नहीं जा रहा है, ऐसे साइड 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 से जा रहा है, बीच में से नहीं जा रहा है, आउटर पार्ट से जा रहा है। तो आप मुझे बताओ, आप नीचे कमेंट करो, पानी इधर अंदर से जा रहा है, यहाँ पे पानी बाहर से जा रहा है। ओ किसकी स्पेलिंग में आता है, उसका आंसर ये आएगा। और इसका आंसर क्या आएगा वो बताओ मुझे। तो आपको आंसर नीचे कमेंट करना है, ए का आंसर क्या आएगा, बी का आंसर क्या आएगा। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन, ये क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ाया आपको कि लो टेम्परेचर, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर, लो ऑक्सीजन, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट, ये सारी चीजें वाटर एब्जॉर्प्शन अफेक्ट करते हैं। देन व्हाट इज वाटर पोटेंशियल 2025 में पूछा गया था, और कौन से फैक्टर्स की वजह से वाटर एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है वो भी आपको पूछा गया था। तो आई होप कि आपको इन क्वेश्चन से कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग मेरे साथ लाइव अपने बीएससी नर्सिंग सीईटी और फार्मेसी सीईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अभी भी हमारा वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वरदान बैच के लेक्चर्स बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। आपको सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक में मिल जाएगी। अगर आपको लेक्चर्स ज्वाइन नहीं करना है, आप सिर्फ मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। 3-4 हजार एमसीक्यूज आपको मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है और आपको अगर समझ में आ रहे हैं टॉपिक्स और आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही बाकी के चैप्टर्स भी कवर करूं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो जल्दी जल्दी नीचे हार्ट कमेंट करो, आंसर कमेंट करो, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि मुझे पता चले कि हाँ, मेरी मेहनत का आप लोगों को कुछ तो फायदा हो रहा है। सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी एंड आई विल सी यू सून, टेक केयर।